नमस्कार दोस्तों, प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बेहतर होंगे जहां भी होंगे और अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को लेकर जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शिवरे, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज इंदौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार बहुत स्वागत करता हूं, इस आशा के साथ कि जो वीडियो हम लोगों ने लास्ट टाइम आप तक पहुंचाई थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी 80+ मार्क्स वाली, आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। आप में से तमाम दोस्तों के मैसेजेस भी आए, तमाम साधनों से उन पर जानकारी भी आई। वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ और आप ही के और फायदे के लिए हम वीडियो का सेकंड पार्ट्स भी लेकर आने वाले हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको विदित होगा जब हमने इस वीडियो पर चर्चा की थी, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपके पास है, तो इसमें 10 क्वेश्चंस की हम लोगों ने बेसिकली चर्चा की थी कि प्रीलिम्स में 80+ अगर नंबर हमें लाने हैं तो 10 अलग अलग पहलू हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस लिए थे। 5 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था और आप लोगों ने उन्हें देखा होगा। उम्मीद है कि आप उससे थोड़ा भी लाभान्वित हुए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। आज की जो क्लास है ये उसी स्ट्रेटजी जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है उसके 80+ मार्क्स कैसे लाएं स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं हम उनकी चर्चा करेंगे कि करके, और जो भी आपके सवाल होंगे आप वीडियो के अंत में हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके उन प्रश्नों के भी हम उत्तर दे पाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपका भी समय कीमती है और समय सबका ही बहुत कीमती होता है। आप प्रीलिम्स में लगे हुए हो और कुछ ही समय शेष बचा हुआ है, इसलिए अनावश्यक देरी ना करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और शेष प्रश्नों का बिंदुवार तौर पर विश्लेषण करते हैं, जो आपकी परीक्षा में लाभदायक साबित हो। देखिए, ये वो 10 प्रश्न है, एक बार आप देख लीजिएगा, जिनमें से हमने शुरू के 5 प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 जो पिछले 5 प्रश्नों की तुलना में मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चर्चा के विषय होंगे, क्योंकि इसमें वो प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं जो हर एक अभ्यर्थी की जिज्ञासा के विषय होते हैं और कहीं ना कहीं वो दुविधा के विषय भी होते हैं, जिसमें मैंने आपके सामने लिख भी रखा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर कैसे चले। तो आज यहीं से क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस साथ पढ़े या अलग अलग। देखिए, बड़े तसल्ली से इस प्रश्न को सुनना, समझना और इसमें से जो चीजें काम की लगे उन चीजों को आप अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में जगह भी देना। देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारियों के दौरान हर वो व्यक्ति, चाहे वो आपकी तरह एक अभ्यर्थी हो, चाहे वो जिसने इन परीक्षाओं को पास कर लिया हो, या वो भी जो इन परीक्षाओं में तैयारियों के लिए आया था और किसी कारण से पीछे हट गया, है ना, हर किसी को इन तैयारियों के दौरान एक कॉमन समस्या से रूबरू होना पड़ता है। वो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस बिंदुवार एक एक करके पढ़ें क्रमशः, या इनको दोनों को साथ लेकर पढ़ा जाए। चूंकि आप ये बात जानते हो कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार हमारी एमपीपीएससी के 3 स्टेजेस हैं। इंटरव्यू वो खंड है जिसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, वो आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके अनुभवों के आधार पर एक प्रक्रिया है, जैसे कुछ विशेषज्ञ और अनुभव लोगों द्वारा आपके परिप्रेक्ष्य में जान समझ के पूरा किया जाता है। लेकिन शुरुआती जो चरण है उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, जिनका सिलेबस होता है, जिनकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, जिनके परीक्षाएं होती हैं, जिनसे प्राप्तांक मिलते हैं, और प्री के प्राप्तांक आपको मेंस तक पहुंचाते हैं और मेंस के प्राप्तांक आपको साक्षात्कार तक पहुंचाते हैं, है ना। जो मेंस है इन तीनों स्टेजेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मेरे अनुसार, क्योंकि वो ये तय करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अपीयर होंगे या
आप इंटरव्यू तक ही पहुंच पाएंगे, और आपका अंतिम सूची में नाम होगा कि नहीं होगा ये आपके मेंस के नंबर डिसाइड करते हैं। यानी पोस्ट ना मिल पाना और टॉप पोस्ट मिल पाना, इन तीनों में सबसे बड़ा रोल जो है वो मेंस का है। हालांकि मेंस हम जब ही पहुंच पाते हैं जब हम प्रीलिम्स पास करते हैं। बिना प्रीलिम्स पास किए हम मेंस में कहां से ज्यादा नंबर लाएंगे, कैसे नंबर लाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों में तालमेल बैठाएं। अब कहानी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को अगर हम एक एक करके समझें तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में दुविधा ये है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। एक स्टूडेंट बेचारा जब घर से या बाहर निकलता है या घर पर भी तैयारी करता है तो निश्चित तौर पर वो गाइडेंस के लिए उन सभी लोगों से संपर्क में आता है जिन्होंने परीक्षाएं दी हो, चाहे वो सफल हुए हो नहीं हुए, लेकिन वो उनसे गाइडेंस तो लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि प्रीलिम्स एक अलग स्टेज है, उसकी पढ़ाई अलग है, उसे पास करने के बाद फिर मेंस की ओर रुख करना चाहिए, और उनमें से तमाम लोग सफल भी हुए हैं। दूसरे वो लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो दोनों को साथ पढ़ने में ज्यादा भलाई है, और ऐसे लोगों की भी सफलता की अच्छी खासी दर है। मैं ये मानता हूं कि दोनों प्रकार के लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जो प्रीलिम्स और मेंस को साथ पढ़ते हैं या जिनकी शुरुआती मेंस से होती है, क्योंकि एमपीपीएससी के क्वेश्चंस इतने आसान भी नहीं होते जितना आसान उन्हें अनावश्यक कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है। क्वेश्चंस में एमपीपीएससी फैक्चुअल पूछता है, लेकिन बाल की खाल निकालना वो जानता है। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो अमूमन किताबों से छुपे होते हैं। हम पूरी किताब भी पढ़ लेते हैं, तो अच्छी किताब भी पढ़ लेते हैं, तो भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस दायरे में नहीं आ पाते। इस पर वो रिसर्च भी करते हैं, उनकी टीम काम भी करती है ना। लेकिन जो व्यक्ति पहले मेंस पढ़ लेता है या मेंस और प्रीलिम्स में भेदभाव किए बिना दोनों को साथ लेके चलता है, तो उसे सफलता ज्यादा मिलती है। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल से आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का नाम ए है और एक स्टूडेंट का नाम बी है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे दोनों स्टूडेंट हैं आप ही की तरह। एक प्रीलिम्स को ही लेकर आगे बढ़ता है, सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ता है जो फैक्चुअल हैं और जिनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। ये ए नाम का स्टूडेंट है, जबकि दूसरा है जिसका नाम बी है, वो अमूमन विश्लेषणात्मक किताबें पढ़ता है जिससे उसकी सीखने की और समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उनको वो कलेक्ट करता है एक जगह पर। अब परीक्षा में कोई प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं, मैं आपको समझा भी देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का एकात्मक तत्व है ना। जैसे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन एकात्मक तत्व है, और मान लीजिए पीएससी ने इसमें थोड़े अच्छे से ऑप्शन दे दिए, जैसे कि दे दिया एक हो सकता है एकल नागरिकता, है ना, एक हो गया अपशिष्ट शक्तियां, एक हो गया फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची, ठीक है, एक हो गया संविधान की सर्वोच्चता। ये चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इनमें से पूछा है कौन कौन से एकात्म तत्व हैं। मान लीजिए 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, इसमें से उसने पूछ लिया केवल एक ए और बी, केवल ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी डी चारों, या बी सी डी, ऐसा कोई उसने क्वेश्चन पूछ लिया। और ये पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का एकात्मक तत्व है। जो केवल इंफॉर्मेशन लेवल से पढ़ता था उसने संविधान के एकात्मक तत्वों की लिस्ट कभी याद की होगी, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की होगी एकात्मक तत्व होते क्या है। लेकिन जिसने सब्जेक्टिव पढ़ा होगा और साथ में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की होगी, उसको ये भी पता है कि एकात्मक तत्व होते क्या है। तो दोनों में से
जिसको बहुत आसानी होगी वो होगा बी नंबर वाला स्टूडेंट। क्यों? उसे पता है एकात्मक तत्वों का मतलब होता है जिसमें शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हो, है ना, जिसमें राज्यों को बराबर शक्तियां मिलती हैं, वो संघात्मक तत्व हो जाते हैं। तो आपको पता है एकल नागरिकता यानी एक नागरिकता केंद्र की तो है, राज्यों की नहीं है, यानी कि ये क्या है, सही है। बी अपशिष्ट शक्तियां, ये भी केंद्र को प्राप्त है, बी भी सही है। चौथी शेड्यूल में अब बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा जिन्होंने केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी कि चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, वितरण है, वो तत्व कैसा है, एकात्मक या संघात्मक। जबकि जिसने सब्जेक्टिव पढ़ाई की होगी उसको पता है सीवी सही है ना। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, ना केंद्र सरकार बड़ी है ना राज्य सरकार, संविधान बड़ा है, यानी ये संघात्मक तत्व है। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, इस प्रकार के 10-12 क्वेश्चन ओवरऑल 10 यूनिट से आ जाएं, तो जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है वो इन उत्तरों को बहुत मुश्किल से ठीक कर पाएगा, या हो सकता है गलत कर दे, या कंफ्यूजन के चलते ही इसमें सही उत्तर का खोज ना कर पाए। लेकिन जिसने सब्जेक्टिव पढ़ाई की होगी वो बड़े आसानी से उनका उत्तर दे पाएगा कि कौन एकात्मक तत्व है कौन सा नहीं। अब इसमें कोई भी पूछ लो, 15, 16, 17 जितने डालना हो डाल दीजिए, वो इकट्ठे कर लेगा, उसे कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए मेरा मानना है कि जब भी हम पढ़ने बैठे तो ये ना सोचकर पढ़ने बैठे कि ये प्रीलिम्स में काम आएगा मेंस में। हमारी स्ट्रेटजी हो कि हमें पहले नंबर पर दोनों सिलेबस याद होने चाहिए, है ना, बोथ सिलेबस। जिसे सिलेबस याद नहीं है ये समझ लीजिए वो एमपीपीएससी की तैयारी भले ही कर रहा है लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि आपको अगर सिलेबस याद है तो आपको न्यूज़पेपर में भी कोई चीज मिलती है, किसी मैगजीन में भी कोई चीज मिलती है, सोशल मीडिया पर भी अगर एमपी गवर्नमेंट के जो पेजेस हैं जैसे जनसंपर्क मध्य प्रदेश जैसे पेज, उस पर कोई चीज मिलती है आप तुरंत उसे अपडेट करोगे। एमपीपीएससी में सिलेक्शन का दर उन्हीं की ज्यादा है जो अपडेट बहुत ज्यादा रहते हैं, और अपडेट का मतलब ये नहीं है कि आप इकट्ठा करते जा रहे हो, उसे वहीं जोड़िए जहां उसकी जगह है। आपको ये पता होगा कि आप एमपी की योजनाएं कहां लिख रहे हो, आप खुद लिख रहे हो तो आपको मालूम होगा। तो आप तुरंत, जैसे सरकार ने भी हाल ही में लॉन्च की है लाडली बहन योजना, तो वो क्या है, कब स्टार्ट हुई, उसमें बेनिफिशियरी क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन उसके पात्र मतलब हितधारी होंगे, ये सब आप वहीं जोड़ दीजिए जहां आप करंट में एमपी की योजनाओं के बारे में लिख रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको मालूम हो कि ऐसी चीजें लिखनी भी चाहिए। इसलिए आपको दोनों सिलेबस याद है, प्रीलिम्स की 10 यूनिट आपको याद है, और जो मेंस है, मेंस में मैं ये कहूंगा कि आपको फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पेपर का पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का भी हो, लेकिन जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है। जैसे कि अगर अभी एग्जाम में 7-8 महीने बचे होते, जैसे कि निश्चित ही नहीं एग्जाम कब होंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, कोई शेड्यूल नहीं होता, तो निश्चित तौर पर हमारा काम होता कि हम बिना ये सोचे कि अभी प्रीलिम्स पढ़े या मेंस पढ़े, हम अपने दोनों सिलेबस की ओर बढ़ रहे होते। ना तो उस समय हमें हिंदी से भेदभाव करना था, ना निबंध से, ना एथिक्स से। लेकिन चूंकि अब सामने डेट आ चुकी है पीएससी की कि मई में पेपर होना है ना, फॉर्म भरने की भी शायद लास्ट डेट बहुत नजदीक आ चुकी है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, अच्छे से भर दिया होगा। कुछ महीनों बाद पेपर है, सिलेबस ऑलरेडी बहुत लेंदी है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, और 87-13% वाला रूल्स हो सकता है यहाँ भी इंप्लीमेंट हो, तो कट ऑफ के बढ़ने के और ज्यादा आसार हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना पूरा फोकस प्रीलिम्स पे कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंस से कोई मतलब नहीं है। मेंस से कहां मतलब नहीं होगा, आखिरी के 3 पेपर में, जैसे कि एथिक्स, हिंदी और निबंध, ये 3 पेपर जिनका 500 नंबर का वर्डम होता है, 500 नंबर हमें यहां से मिलते हैं मेंस में, इन्हें हम कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हें होल्ड कर सकते हैं। कब तक के लिए? जब तक कि हमारी प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं हो जाती। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा होगी, हमने बहुत मेहनत शुरू की, 3 पेपरों पर प्रीलिम्स के सिलेबस के थ्रू कर लिए, उनको रिवाइज करने के साथ, आंसर राइटिंग करने के साथ, हमारी वीकली या वीक में 2 बार टेस्ट लिखने के साथ साथ हम दिन में 1-1 घंटा भी निकालें तो
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन होते हैं। पर डे 1 दिन एथिक्स, 1 दिन हिंदी लेके चलें तो 2-2 घंटे या 1-1 घंटे तो भी हफ्ते में हम इनको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन बिल्कुल इग्नोर करने लायक भी नहीं होते, क्योंकि स्कोरिंग होते हैं। संडे के दिन एक निबंध लिखा जा सकता है, एक बड़ा निबंध जो ट्रेडिशनल है, और एक निबंध जो क्या बोलते हैं करंट से आता है, उस टॉपिक से। लेकिन ये सब काम हमको करने जब आप अच्छी तरह से प्रीलिम्स पास कर लोगे तो। अब रही बात शुरू के 3 पेपरों की और प्रीलिम्स की 10 यूनिट की, तो आप देखोगे हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटीसी, है ना, ये सारे जो विषय हैं ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। तो प्रीलिम्स में जितना अच्छा करोगे मेंस में फायदा होगा, और मेंस आप साथ में लेके चल रहे हो तो निश्चित तौर से अप्लाइड किस्म के क्वेश्चन आएंगे, तो आप आगे निकल जाओगे उन लोगों से जो केवल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि आप अधिकारी बनने के लिए पढ़ रहे हो, आपको ऑर्डर देना है, ना कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना है। वनडे एग्जाम या इंफॉर्मेशन वाली जो पढ़ाई होती है वो एसएससी में या दूसरे व्यापम के एग्जाम में होती है, जिनके तहत कर्मचारी चुने जाते हैं। आप कर्मचारी नहीं, अधिकारी के लिए पढ़ रहे हो, आपको निर्णय लेने, आदेश देने, तो आपका लेवल भी ऊंचा होना चाहिए। इसलिए आपको तैयारी का, आपकी सोच और महत्वाकांक्षा भी बड़ी होनी चाहिए, है ना। इसलिए मेंस और प्रीलिम्स को साथ लेकर चलना ही ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक काम की बात और बता दूं। जैसे हमारे एमपीपीएससी में अगर आप देखो, मेंस में करंट अफेयर का लेवल बहुत कम है, तो मेंस के समय करंट अफेयर के लिए बहुत परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समय कम होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस की डेट आ जाती है ना, 3-4 महीने मिलते हैं। तो हम जो प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, हमें इतनी हमारी समझ होनी चाहिए कि मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करंट का तैयार करके जाना चाहिए। जैसे पेपर सेकंड का जो पार्ट बी है, जिसमें हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हम हेल्थ और एजुकेशन वाले इशू पढ़ते हैं, जिसमें और दूसरे मसले हैं, जैसे इकोनॉमिक्स भी है, उसमें डेटा काम आएंगे। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण आप तैयार कर लीजिए, एमपी का और भारत का, वो वहां भी काम आएंगे। व्यापार के डेटा हो, कर्ज के डेटा हो, विदेशी मुद्रा भंडार के डेटा हो, एमपी में रोजगार, गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, हमारी स्टेट जीडीपी, जीबीए, और तीनों सेक्टर्स, ग्रोथ रेट, इन सबको हम प्रीलिम्स में पढ़ के जाते हैं। हर बार एक क्वेश्चन आता भी है। हाँ, ये बात अलग है कि हर बार वो डिलीट भी हो जाता है, पता नहीं क्यों, है ना। तो अगर हम उसे ठीक से तैयार कर लें, कंपेयर करके एक ही पेज पर एक तरफ इंडिया, एक तरफ एमपी, वही पेज आपको मेंस में भी काम आएगा। मेंस में केवल सिर्फ दोहराना है, क्योंकि मेंस में लगभग शब्द लेकर हम आसपास लिख सकते हैं। 45 पे आपको याद नहीं आ रहा है, 44 भी लिख दोगे, 43 लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स में एग्जैक्ट लिखना होता है। तो प्रीलिम्स में जो मेहनत कर रहे हो, वो प्रीलिम्स में तो पास कराने काम आएगी, आपको मेंस में भी काम आएगी, है ना। ये बात आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। दूसरी इंफॉर्मेटिव वाली ये बात है कि प्रीलिम्स में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो मेंस में नहीं है, जैसे कि स्पोर्ट्स और विविध, मिसलेनियस, दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। उसके पीछे वजह यह है कि पीएससी को सबका ध्यान रखना है। आपकी केवल उनको बौद्धिक क्षमताएं नहीं मापनी है, बल्कि ये भी जानना है कि आप खेल और जो दूसरे क्षेत्र होते हैं उनके विषय में भी कितनी जानकारी रखते हो और आपका उनसे कितना सरोकार है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खेल वाले खंड को ठीक से तैयार करें, स्पेशली 4 सेक्टर में, एमपी, इंडिया, एशिया और वर्ल्ड। जो एमपी वाला खंड है उसे आप मान लीजिए 40%, कि यहां से 100 में से 40% आने की संभावना है। फिर मान लीजिए 30% इंडिया की, कि 30% अगर आता है तो वो इंडिया से आएगा। फिर 20% मान लीजिए वर्ल्ड से, कभी कभी एशियाई खेल और एशियाई परिप्रेक्ष्य से भी क्वेश्चन, को 10% मान लीजिए। लेकिन एमपी और इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें भी एमपी का रोल ज्यादा है। फिर वर्ल्ड और हमारे महाद्वीप से भी प्रश्न आते हैं, स्पेशली स्पोर्ट के परिप्रेक्ष्य में। क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, है ना, ये ऐसे खेल हैं जहां से पीएससी लगातार, आईपीएल से भी लगातार क्वेश्चन पीएससी पूछती है, वो क्रिकेट का ही एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश ने इसमें जो जो विशेष किया हो, हमारे यहाँ के जो युवा हैं, हमारे यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पेशली गर्ल्स जो है, जो अच्छा कर रही है स्पोर्ट्स में, उनकी जानकारी
होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। इन क्वेश्चंस का मेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये विशुद्ध तौर पर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इनको उसी तरह से आप बार बार पढ़ के एक प्रकार से इनको बार बार दोहरा के कंठस्थ कर लेना बेहतर होता है, ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रीलिम्स और मेंस अलग पढ़ना चाहिए या साथ साथ। मैं इसे कंक्लूड कर दूं तो मैं ये बोलूंगा कि जो पोर्शन अभी फिलहाल मेंस में नहीं आने वाला है, आखिरी के 3 पेपर, उन्हें कुछ समय के लिए होल्ड किया जा सकता है, बाकी दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। दूसरा, इंफॉर्मेशन और एनालिसिस दोनों में बैलेंसिंग हो, हमारी इंफॉर्मेशन भी गलत ना हो और एनालिसिस क्वेश्चन है वो भी गलत ना हो। तीसरा, जो पोर्शन सिर्फ प्रीलिम्स में है, जैसे स्पोर्ट, जैसे मिसलेनियस, उनको कंठस्थ किया जा सकता है, उनका मेंस से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए आगे उनकी कोई रोल नहीं होगा। और चौथा बिंदु ये कि अगर आपको सिलेबस याद है प्रीलिम्स और मेंस का, तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। पुराने पेपर आप पढ़ ही रहे होंगे कि मैं ये जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर है, प्रीलिम्स के अलावा मेंस में हमें कैसे याद कर काम आता है। तो सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की और राज्य सरकार की, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, कृषि के परिप्रेक्ष्य में, श्रमिकों के परिप्रेक्ष्य में, रोजगार के परिप्रेक्ष्य में, स्टार्टअप और इनोवेशन के परिप्रेक्ष्य में, 10 सेक्टर पकड़ लीजिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य में 10 सेक्टर से ऊपर योजनाएं नहीं जाती। उसमें एक तरफ एमपी की, एक तरफ इंडिया की आप लिख लीजिए यही, और एक तरफ आप इकोनॉमिक सर्वे एक पेज पर, बहुत छोटे छोटे, एक पेज पर बजट, इंडिया भारत, इंडिया एमपी, इंडिया और एमपी, ये 3-4 पेज वो होंगे। और हाँ, एक पेज पे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, रोजगार, पर्यटन, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार, आयात निर्यात में हमारी स्थिति, ये डेटा। निश्चित तौर पर प्रीलिम्स में अगर यहां से डेटा किसी कारण से नहीं भी आ पाया, और भी सेक्टर होते हैं, मेंस में इकोनॉमिक्स वाले पेपर में मजेदार रहेगा। इस बार 11 नंबर में आया था मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र की क्या स्थिति है, सेवा क्षेत्र क्या होता है, इस संदर्भ में हमने सरकार ने क्या कदम उठाए, उनका मूल्यांकन कीजिए। तो सर्विस सेक्टर सब जानते हैं क्या होता है। जो प्रीलिम से काम आता है वो था डेटा, कि हमारी जीडीपी में सर्विस सेक्टर कितना है एमपी की जीडीपी में। अगर आप वो बता पाते तो सर्विस सेक्टर की परिभाषा देना, उसके क्षेत्र बताना, एमपी में क्या रोल है, एमपी में सर्विस सेक्टर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, ये सारी चीजें आप बड़े आसानी से कर पाते। तो अगर मेरे क्वेश्चन से आप मेरे क्वेश्चंस को, ये जो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हमने आपको दिया है, आप समझ गए हो, तो इस प्रकार से ही आगे बढ़िएगा, सिलेबस को याद कर लीजिएगा, और प्रीलिम्स और मेंस में भेदभाव किए बिना ये देखना कि हमें अच्छे अंक कैसे मिल पा रहे हैं, उस पर काम करना है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि प्रीलिम्स का मेंस में कितना योगदान रहेगा, ये एक और अच्छा प्रश्न है। जो बात हम कर रहे हैं उसी को मैं और आगे बढ़ाता हूं आपके लिए, और हो सकता है कि कुछ और आपको अपने काम की चीजें मिलें, आपके जवाब जो, आपके प्रश्न जो आपके मन में रह गए हो शायद पूरे हो जाएं। मैं पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ के सुना दूं। लिखा हुआ है प्रीलिम्स का मेंस में कितना योगदान रहेगा, है ना। देखो, सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि प्रीलिम्स पास हो गए तो मेंस लिखोगे, प्रीलिम्स पास ही नहीं होगे तो मेंस कैसे लिखोगे। यानी सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि प्रीलिम्स हमें दूसरे राउंड तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, एकमात्र जरिया है। कोई व्यक्ति मेंस तक किसी और जरिए से नहीं पहुंच सकता, उसको प्रीलिम्स पास करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा यहाँ इस प्रश्न को लाने का ये मकसद कतई नहीं था कि मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलकर आपको समाप्त कर दूं अपनी बात। मेरा उद्देश्य ये है कि जो प्रीलिम्स आपने पास की है, उसके लिए आपने जो जी तोड़ मेहनत की है, जो आपने नोट्स बनाए, डेटा इकट्ठे किए हैं, आपने टेस्ट वगैरह भी लगाए हैं, उनका हमारे मेंस में क्या क्या रोल है। तो इसको समझिए, कुछ बिंदु निकालते हैं तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि देखिए, हमारा जो मेंस है, ये है 1400 का, 1400 नंबर का मेंस है। आप इसमें 900 नंबर ले आइए मेहनत करके, आप टॉपर हो। इंटरव्यू आपका अच्छा रहे ना रहे, लेकिन आप अगर 900 नंबर लाते हो तो आप मान के चलिए आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। ठीक है, इस मुद्दे पर कभी बात करेंगे कि क्या है पूरी कहानी, कैसे
पास होते हैं, कितने नंबर होते हैं। फिलहाल हम प्रीलिम्स तक ही सीमित रहते हैं, फिर मेंस की बात आगे करेंगे। लेकिन कितने 1400 नंबर का मेंस है, 6 पेपर हैं। इनमें से देखिएगा जीएस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, 300 नंबर के 3 पेपर हैं और कुल 900 नंबर के, कुल 900 नंबर आपको यहां से मिलते हैं, मतलब 1400 में से 900 नंबर का यहां है। जबकि अगर मैं बात करूं जीएस 4 प्लस 5 प्लस 6, 500 नंबर के ये हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 1400 मार्क्स, है ना। अब आप प्रीलिम्स पास कर चुके हो, आपको मेंस लिखना है, और मेंस में प्रीलिम्स का क्या रोल है, यही हमारे समक्ष एक सवाल भी है। तो देखिए, प्रीलिम्स का प्रभाव हमारे 900 नंबर पर है। इन 500 नंबर का, जिसमें एथिक्स, हिंदी और निबंध आता है, प्रीलिम्स का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है। निबंध में थोड़ा बहुत भले ही हो जाए कि कोई करंट में आपने कोई चीज पढ़ी हो और किस्मत से वही निबंध में आ जाए, तो आप शायद उसको और बेहतर कर सको। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर 900 नंबर का सीधा सीधा लेना देना है प्रीलिम्स से। अब आपको पता होगा कि इन तीनों पेपर में 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम बोलते हैं 3 मार्कर। यानी 270 नंबर के 3 मार्कर आते हैं। और ये 3 मार्कर क्या होते हैं? इन 3 मार्कर में ना तो आपको आलोचना करनी, ना आपको समालोचना करनी, ना आपको विवेचना या विश्लेषण करना है, ना ही किसी बिंदु पर टिप्पणी करनी है और प्रकाश डालना है ना। तो 11 मार्कर की तरह ये विश्लेषणात्मक नहीं होते, ना ही 5 मार्कर की तरह इसमें कारण, परिणाम या विशेषताओं पर चर्चा करनी है। 3 मार्कर का मतलब होता है कि एक छोटा सा बिंदु आपसे पूछा गया है, उसके बारे में जितनी आपकी समझ है, जितनी आपकी सोच और आपकी तैयारी है, उस हिसाब से सबसे बेहतर जो 2 या 3 या उससे अधिक बिंदु आप लिमिटेड जगह में, लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड शब्दों के साथ आप बता दो, ये 3 मार्कर होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड 3 मार्कर में पूछ सकता है ना। तो हम क्या बोलते हैं भाई, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक पक्ष हो गया, है ना। दूसरा बता देंगे ये क्या क्या काम आता है, तो आपको पता है ये अध्यापन के काम में आता है, अध्ययन के काम में आता है, ठीक है। और इस है तो वर्तमान में सरकार है वो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से इसको बढ़ावा दे रही है ना। स्कूलों में लगाया जा रहा है। इसमें आपने सरकार की एक योजना भी बता दी जो हम प्रीलिम्स वगैरह में पढ़कर जाते हैं। तो 3 मार्कर मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। एक एग्जाम्पल और लेने, जैसे मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बारे में पूछ ले तो हम बोलते हैं ये एक अंतरराज्यीय नदी है, ये अंतरराज्यीय जल संसाधन है। कोमला के हम लिखते हैं इसका प्रभाव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में है ना। छोटे छोटे बिंदु, पूरी कहानी लिखते हैं हम। प्रवाह एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्पत्ति, उद्भव कहां से होता है, तो हमें पता है अमरकंटक से होता है। समापन कहां पर होता है, हमें पता है खंबात की खाड़ी में होता है। विशेषता क्या है, रिफ्ट वैली में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कुल लंबाई कितनी है, 1312। ये कॉमा लगा लगा के लिख देंगे। अब ये बताइए इनमें से ऐसी कौन सी चीज जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी? सब तो पढ़ी है। नर्मदा के बारे में आपको पता है, नर्मदा के किनारे कई सारे तीर्थ स्थल है, मतलब धार्मिक स्थल है, कई सारे नगर और शहर बसे हुए हैं, कई सारी परियोजनाएं उस पर है। तो हम जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उसी का सीधा संबंध 3 मार्कर से होता है। जिसके प्रीलिम्स की तथ्यात्मक समझ अच्छी खासी होती है उसके 3 मार्कर सबसे बेस्ट होते हैं, है ना। उसके पास कंटेंट की कमी नहीं होती। हाँ, कंटेंट होने के बाद भी व्यक्ति अगर उसे नहीं लिख पा रहा है तो फिर ये बड़ी दिक्कत की बात है, उसे उस पर काम करना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट है और आप उसे सीमित शब्दों में, सटीक भाषा में
लिख पा रहे हो तो इससे बेहतर क्या नहीं हो सकता, है ना। तो आपके 900 नंबर में से 3 मार्कर तो डायरेक्टली प्रीलिम्स बेस्ड ही हैं। 5 मार्कर और 11 मार्कर में तमाम योजनाएं, तमाम दूसरी चीजें हम वो शामिल करते हैं जो हमने प्रीलिम से पढ़ी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले लूं। क्वेश्चन मान लीजिए 2020 का जो मेंस है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसमें हाँ एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि भारत के संविधान के उन संशोधनों की चर्चा कीजिए जो सामाजिक और आर्थिक न्याय से प्रेरित हों, है ना। अब मेंस चूंकि पूरा का पूरा खेल क्या है, आपकी समझ का, आपके एनालिसिस पावर का, और आप कम शब्दों में कितना लिख पाते हो इसको जानने का। आपने 105 पूरे संविधान संशोधन पढ़ रखे हैं, 105 नहीं तो 60-70 तो प्रीलिम्स में पढ़कर ही गए होंगे, क्योंकि गारंटी नहीं है कौन सा आ जाए। पीएससी हर साल एक ऐसा अमेंडमेंट लेकर आता है, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये किताबों में दिया कहाँ है। 2021 में भी हुआ, 2020 में भी ऐसा हुआ, है ना। हालांकि आप लोग बेहतर कर रहे होंगे, मैं मान के चलूंगा। आपने सारे पढ़ रखे हैं क्या? आपने सारे संविधान संशोधन पढ़ रखे हैं। उद्देश्य क्या है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो आप बताओगे भाई कि आर्टिकल 368 के तहत, इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही होता है, एक लाइन में लिखना है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, इसके तहत सामाजिक न्याय संबंधी संशोधन। मुश्किल से 1.5 लाइन में हो गया, उसी में आगे बढ़ा दीजिए। जैसे पहला संविधान संशोधन, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे, ये सामाजिक न्याय से संबंधित है। आर्टिकल 15(4) जिसमें कि कम पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक क्षेत्र में विशिष्ट उपबंध करने की बात की गई थी, है ना। 17th कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम ऐसे संविधान संशोधन आपको याद करके उसमें जोड़ देने। 2-3 5 मार्कर में 3-3 बता दीजिए। तो आपने जो जितने कमिटमेंट पढ़े हैं, है ना, जैसे कि एक शिक्षा का अधिकार वाला 86 वाला, वो भी सामाजिक न्याय में आ जाएगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन सबको आप जोड़ दोगे, सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय वाले में आप जीएसटी वाला जोड़ सकते हो, ठीक है। 25 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ सकते हो, है ना। तो जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था वही तो मेंस में काम आ रहा है। तो 3 मार्कर के अलावा 5 मार्कर, ऐसे 11 मार्कर की बात करें तो 11 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि बुनियादी ढांचा क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। हम प्रीलिम्स में पढ़ के जाते हैं कि केशवानंद भारती मामले में ये सिद्धांत अस्तित्व में आया, तो हम क्या बताते हैं कि बुनियादी ढांचा क्या होता है, इसकी अवधारणा कब आई, तो हम उसमें नाम बता देते हैं जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ था, है ना। उसके अलावा फिर हम इसकी 2-3 विशेषता बताते हैं। फिर हम विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करते हैं, चाहे केशवानंद भारती मामले में आधारभूत ढांचे के बारे में क्या कहा गया, इंदिरा गांधी मामले में क्या कहा गया, इंदिरा शाहनी मामले में क्या कहा गया, सेंट्रल कोलफील्ड मामले में क्या कहा गया, मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा गया, एसआर बॉम्बे केस में क्या कहा गया। ऐसे 6-7 केस हम प्रीलिम्स में पढ़ के जाते हैं कि इन केसेस से पूछ सकता है कि, क्योंकि इन केसों में ही तो सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे को बताया कि क्या आधारभूत ढांचा है क्या नहीं है, क्योंकि कोई परिभाषा तो है नहीं, कोई निश्चित तो है नहीं। तो जो चीजें हम प्रीलिम्स में पढ़ के जाते हैं उनको वेल अरेंज करना, कारणों के साथ, विशेषताओं के साथ, समीक्षा के साथ, मूल्यांकन के साथ, कभी कभी आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ, कभी कभी समालोचनात्मक मूल्यांकन के साथ। सुझाव सहित आलोचना ही समालोचना होती है, ये आपको जानना चाहिए। तो प्रीलिम्स में जो हम कंटेंट पढ़कर आए, प्रीलिम्स में जो चीजें हम सीख कर आए, वही हमारे मेंस का आधार बनती है। और 3 महीने में हम अपने कुल समय का 1/3 समय देते हैं उन विषयों को जो स्कोरिंग है किंतु सरल है लेकिन प्रीलिम्स में नहीं पढ़े गए, इसलिए 1/3 समय देते हैं। 1/3 समय देते हैं हम अपनी आंसर राइटिंग को, टेस्ट सीरीज को, और बाकी जो 1/3 समय बचता है वो देते हैं हम अपने उन पोर्शंस को जो 1 2 3 में रिवीजन करने हैं। जो इतना कर लेता है, विश्वास रखिए उसकी परीक्षाएं नहीं रुकती, वो अच्छे अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का मेंस में बहुत रोल है, मतलब हर स्तर से रोल है, नंबर के तौर पर, विश्लेषण के तौर पर, कंटेंट के तौर पर, समझ के तौर पर, और अपनी तैयारियों को अगले स्टेज में पहुंचाने के तौर पर, हर जगह रोल है। इसलिए प्रीलिम्स को जो ठीक से पढ़ता है उसे मेंस में बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कौन कौन सी बुक्स महत्वपूर्ण रहेंगी
हमारी तैयारियों के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स की। देखिए यहाँ मैं प्योरली बात करूंगा प्रीलिम्स के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हाँ मैं उन किताबों के बारे में बताऊंगा जिनसे पढ़कर मुझे बहुत फायदा हुआ, जो किताब सबको पढ़नी चाहिए, है ना, और जो आपकी तैयारियों के लिए बेहतर भी साबित होंगी। मुझसे ये उम्मीद ना करना कि मैं आपको लूसेंट या वनडे एग्जाम जैसी किताबें बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर लोग उन किताबों से पढ़ भी रहे हैं, और उन किताबों का परिणाम ये है कि बहुत से लोगों को बहुत सफलता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि प्रीलिम एमपीपीएससी की एक तो प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको बनाने वाले आपके मन को समझते हैं कि आप क्या पढ़ सकते हो, क्या नहीं पढ़ सकते, कहाँ कहाँ तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने अपनी किताबों का स्तर कमजोर रखा है। तो किताबें हम बात तो करेंगे, लेकिन हम इस तरीके से बात करेंगे कि वो आपको प्रीलिम्स में तो काम आएंगी, आगे मेंस में भी काम आएंगी, है ना। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोट्स हमारे कैसे बनने चाहिए, वो अगला प्रश्न होगा हमारा, है ना। तो देखिए फिर एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, कौन कौन सी बुक महत्वपूर्ण रहेंगी। तो बुकों का सबसे बड़ा रोल है, जो भी कंटेंट हमें मिलता है वो बुक से ही मिलता है, मैगजीन से मिलता है। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी चीजें हमें सरकार के उन पेजेस से और प्लेटफॉर्म से भी लेनी होती हैं जहां सरकार अपनी ऑफिशियली बात कहती है, और सरकार की ऑफिशियली बात से ज्यादा प्रमाणिक चीज और कोई नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बार बार नाम लिया है, जनसंपर्क मध्य प्रदेश, टेलीग्राम पर एक सरकार का पेज है, चैनल है, सरकार की कोई भी योजना हो वहां जरूर आती है। उससे अच्छा कंटेंट एमपी गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में तो कहीं भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर मैं बुकों के नाम बताऊं आपको, तो एक एक करके अगर बात करें, और वो ही बुक क्यों मैं ये भी बताऊंगा। देखिए अगर हम बुकों की लिस्ट बनाते हैं और स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास 10 यूनिट है। 10 यूनिट में लगभग 15-16 विषय हैं, और हर विषय की किताब आपको पढ़नी होती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, इन सब की भी चर्चा करेंगे, है ना। एक एक करके अगर बात करें तो मैं शुरुआत में उन विषयों की चर्चा करूंगा जो मैं पढ़ाता भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि पहले मैं आपको वो बुकें बता दूं जो मेरे विषय से संबंधित हैं। जैसे कि देखिए प्रीलिम्स में एक यूनिट में पॉलिटी है, और यूनिट नंबर 10 में है कमीशंस, यानी कि आयोग। इन सब के लिए किताब मार्केट में है, बड़ी अच्छी किताबें हैं, पढ़नी है, एक से अधिक किताबें नहीं पढ़नी है। कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमें एक से अधिक किताब पढ़नी होती है, लेकिन एक किताब सफिशिएंट होती है। अगर हम इन सभी यूनिट के लिए देखें तो एक सबसे बेहतर सोर्स क्या हो सकता है, जो हमारे MGICS के सार गर्भित नोट्स हैं प्रीलिम्स के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि वो प्री कम मेंस दोनों है, हमारी संस्था का शुरू से मानना रहा है कि जितना ज्यादा फोकस मेंस पे किया जाएगा उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, दर बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत नहीं आती, और दूसरा मेंस आपके पूरी तरह से अंडरटेकिंग में होता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो संस्था के नोट्स आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारियों में उनको प्रयोग में ला सकते हैं और तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं। इनके अलावा भी मैं कुछ किताबों के नाम भी लूंगा जो आप अपनी तैयारियों में जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे पॉलिटी के लिए एक किताब आती है परीक्षा वाणी। मेरे हिसाब से अगर आप पुराने जितने भी क्वेश्चंस पेपर देख लीजिए और आने वाले भी देख लीजिए, इस किताब से कभी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, चाहे वो कितने डीपली पूछा गया हो। परीक्षा वाणी, और ये है इलाहाबाद प्रकाशन की। इलाहाबाद प्रकाशन वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन हाउसेस में से है इंडिया के। आपने इसका नाम सुना होगा। जो घटना चक्र आती है, जो एमसीक्यूज के लिए होती है, जिनके अभी चर्चा करेंगे, वो इसी पब्लिकेशन की है। इसी को बौद्धिक प्रकाशन भी बोलते हैं। इसकी परीक्षा वाणी की कई सारे विषयों की किताबें आती हैं।
पॉलिटी के लिए ये बेस्ट किताब है, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कमीशन की बात करूं तो एनजीआईसीएस ने अपने नोट्स कमीशन के लिए बनाए हैं, वो बेस्ट हैं। उनके साथ आपको सहयोगी किताब में काम करती है मेगा सीरीज। मेगा सीरीज मुझे बाकी किताबों से ज्यादा बेटर लगी। उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, कंटेंट भी उसका परफेक्ट है, एरर है लेकिन बहुत कम है, एक दो जगह ही है बस। और आयोग के लगभग सभी क्वेश्चन जो अभी तक आए यहां से कवर हुए हैं। हर साल 8 से 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश एमपी के लिए, तो एमपी के लिए एमपी गवर्नमेंट की एक किताब आती है, अब शायद उसके वो दूसरे नाम से आने लगी है, जिसको बोलते थे मध्य प्रदेश ज्ञान। मध्य प्रदेश ज्ञान ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पब्लिश करता है। मध्य प्रदेश ज्ञान प्लस किसी भी एक पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव किताब प्लस एमपी गवर्नमेंट की साइट पर मिल जाएगा आपको एमपी इकोनॉमिक सर्वे। एमपी इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में। सर्वे प्लस बजट, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो एमपी में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हालांकि करंट कहां से पढ़ना है वो मैं बताता हूं, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, उससे पॉइंट निकालने चाहिए, बजट के भी कुछ बिंदु निकालने चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पुराने पेपर में ये देख सकते हो कि कितने लेवल से पूछा जा रहा है। अच्छे खासे लेवल से पूछा जा रहा है, बल्कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनके आंसर अधिकतर लोगों पर होते ही नहीं है। अगर आप वो ठीक कर लेते हो तो मान के चलिए कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, है ना। तो मध्य प्रदेश ज्ञान साहित्य अकादमी की, एमपी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट में क्या है तो बात करेंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो जो हमारी प्राचीन और मध्यकालीन यानी एंशिएंट और मिडेवल, एंशिएंट प्लस मिडेवल जो हिस्ट्री है, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है एस के पांडे। थोड़ी सी टफ है नो डाउट, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसीलिए मैं एक मिनट सोचकर आपसे मैंने ये बोला था कि मैं लूसेंट जैसी या वनडे एग्जाम जैसी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं किसी किताब के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता, और हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। लूसेंट भी कई लोगों को परीक्षाओं में पास करवा चुकी है, लेकिन वो एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि आगे मेंस में उसका उतना रोल नहीं है। एस के पांडे एंशिएंट और मिडेवल दोनों किताब आती हैं, थोड़ी सी हैवी है नो डाउट, लेकिन आपकी परीक्षा भी तो राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे अगर आप पढ़ते हो तो प्री और मेंस में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, सरल नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं अगर इसको बारीकी से पढ़ लिया, मैंने खुद भी पढ़ा है, तो आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। नोट्स बनाने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो अगले क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। तो एस के पांडे एंशिएंट और मिडेवल के लिए, और जो मॉडर्न है उसके लिए एस के पांडे नहीं आती, है ना। उसके लिए एक किताब आती है अरिहंत की, जिसमें कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत भी होता है, लेकिन वो मॉडर्न के लिए बेटर है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मेरे हिसाब से प्राचीन और मध्यकालीन के लिए एस के पांडे से अच्छी बुक मुझे कोई भी नहीं लगी। और जो अरिहंत है उसके जो आधुनिक भारत वाला इतिहास हिस्सा है वो बहुत अच्छा है, आप वो पढ़ सकते हो, है ना। अगर हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वर्णवाल अच्छी किताब है, महेश वर्णवाल की किताब ठीक है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, करंट अफेयर्स की, आप देख पा रहे होंगे, हाँ, करंट अफेयर की बात करें तो एक तो हमको पढ़ना होता है इंडिया प्लस वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में। इंडिया प्लस वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में एक ही किताब से हो जाता है, जबकि एक पढ़ना होता है हमको एमपी का। मेरे हिसाब से 8 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस करंट से आते हैं, मिनिमम 8 टू मैक्सिमम 12। अब कभी कभी वो 8 से कम भी हो सकते हैं, 12 की जगह 20 भी हो सकते हैं, लेकिन एक
रेंज की बात करें तो 8 से लेकर 12 तक, जिनमें से आधे क्वेश्चन एमपी के परिप्रेक्ष्य में होते हैं, आधे इंडिया और वर्ल्ड से। देखो यहां पर आपको बहुत सी चीज रटनी भी है, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए स्पीडी बढ़िया है, जैसे सूचकांक पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ युद्ध अभ्यास हुए ये पढ़ने हैं, किसकी नियुक्ति हुई, राज्यपालों की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूतों की, जो जो चीजें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं स्पीडी कवर करता है। उसमें 400-500 क्वेश्चन होते हैं, वो लगा लीजिए, सारी चीजें कवर हो जाती है। लेकिन सिर्फ इसके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि एमपीपीएससी भी जानता है कि ये चीज लगभग हर बच्चा पढ़कर आता है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा पूछा जाए जो उससे भी हटके हो और जिससे आगे मेंस के लिए भी समझ बने। तो मेरे हिसाब से उसके लिए दो किताब बेस्ट हैं, एक है क्रॉनिकल और एक है पीडी। चूंकि क्रॉनिकल आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो 1 ईयर की पीडी ठीक है, 1 ईयर पीडी अभी मार्केट में है। 1 ईयर पीडी यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की मार्केट में है, और प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल, इन 4 महीने की, एक एक महीने की पीडी। इनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं फिर बता रहा हूं, इनके नोट्स कैसे बनाने हैं ये हम अगली स्लाइड में बात करेंगे ही। लेकिन मैं इतना कह दूं कि जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन लोग तैयारी करते हैं, पढ़ लेते हैं और उनकी प्रीलिम्स निकलती भी है। अगर आपको ये श्योर करना है कि आपको 80 नंबर लाने हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा बट, क्योंकि जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, पिछले 5 सालों में कई सारे निर्णय हुए हैं जिनको बोलते हैं न्यायिक निर्णय या वैधानिक निर्णय, जैसे कि 3 तलाक पर, निजता के अधिकार पर, इच्छा मृत्यु पर, है ना, और आरटीआई के दायरे में कौन कौन होगा इस मुद्दे पर, 497 है ना, भय विचार पर, सूचना के अधिकार पर, तमाम निर्णय हुए हैं। इनमें से कोई एक आ सकता है, लेकिन ये आपको मिलेगा कहाँ, ये कोई आपको घर बताने तो आएगा नहीं। जब आप इस लेवल की किताब पढ़ते हो तो इन किताबों को बनाने वाले इस बात को जानते हैं, उनके पास कई दशकों का अनुभव है। पीडी लिखने वालों के पास पता है कि मार्केट में क्या क्या, मतलब इस मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या हो रहा है और बच्चों को किस चीज की जरूरत होगी। वो जब वैधानिक वाला पक्ष, ये डिवाइडेड होती है किताबें, जब आप राजनीति अर्थव्यवस्था के वैधानिक निर्णयों के पक्ष पास में आओगे तो आपको वो बता देंगे एक ही पेज पर कि देखिए फलाने मामले में क्या बोलते हैं 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया, फलाने मामले में राष्ट्रीय गान सिनेमा घरों में अनिवार्य किया गया, फलाने मामले में निजता के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया गया। अगर ये सब चीजें आपके पास एक ही पेज में हैं तो आप उसे 5 बार पढ़ सकते हो। इतनी बड़ी किताब से आपने एक पेज में नोट्स निकाल लिए वैधानिक निर्णय, एक पेज में निकाल लिए सारे समिट्स, वो तो निकालने भी नहीं है, वो तो आपको स्पीडी में ही मिल जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक जो कोई सोच नहीं सकता वो आपको सोचने पड़ेंगे पुराने। तो एक पेज में जो वैधानिक निर्णय होंगे उनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन ये नॉर्मल किताबों में नहीं होंगे, आपको थोड़ी सी इन पर मेहनत करनी होगी, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में संरचना सभी पढ़ते हैं, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान देगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितनी लेडीज हैं, कितनी महिला जज हैं, उनके नाम क्या है। अगर चूंकि 2 या 3 है तो नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजियम में जो 5 लोग होते हैं उनके नाम क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सब जानते हैं, लेकिन पीएससी ने कॉलेजियम में पूछ लिया था। कॉलेजियम कितना चर्चा में रहा है, कॉलेजियम के पहले, दूसरे और तृतीय जजेस मामले क्या है, एसपी गुप्त मामला क्या है ना, तीसरा मामला क्यों के.आर. नारायण ने सलाह ली थी सुप्रीम कोर्ट से, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। अगर कॉलेजियम संबंधी विवाद को पीडी छाप रहा है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है लिखने वाले ने पूरे पृष्ठभूमि बताई होगी। वो अगर एक पेज में है तो आप मान लीजिए आप सही जा रहे हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये पीडी वाले से, प्रत्युक्त दर्पण वाले से ज्यादा आपको सोचना है कि हो क्या रहा है, कहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक कॉपी को आप 10 भागों में बांट लीजिए, मध्य प्रदेश, भारत, विश्व, फिर खेल, फिर पर्यावरण, फिर साइंस टेक्नोलॉजी, फिर कंप्यूटर की कुछ करंट की घटनाएं, और फिर मिसलेनियस बना लीजिए कोई फैक्ट लिखने के लिए, है ना। राष्ट्रीय घटनाक्रम भारत के अलग, एमपी के अलग, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम एकदम अलग, आर्थिक घटनाक्रम अलग अलग। आप देखोगे कि 1-1.5 महीने की मेहनत में, आपकी परीक्षा में फिर भी 100 दिन है, 30-40 दिन की मेहनत में आपने उस प्रकार के अपने नोट्स बना लिए हैं
कि वो मार्केट में सेल होने लायक हो जाएंगे। क्या कोई पीडी वाला एसपीडी वाला बना पाएगा जितनी मेहनत आपने कर ली? ऐसा लोग कर लेते हैं, मैंने अपने लिए किया है, मुझे उसका लाभ मिला है। 5 बार परीक्षाएं निकालने का, अभी हाल ही में 20 का जो रिजल्ट आया है वो भी मेरे फेवर में आया। अब 19 और 20 दोनों के इंटरव्यू मेरे फेवर में, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लाभ हुआ है। मैं आप पर ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं करूं सकता कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन अगर आप अपने तरीके में इन चीजों को ऐड करते हो तो आपके लिए ये बेनिफिशियरी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो करंट अफेयर में इंडिया और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में ये, एमपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं एक ही किताब का सजेशन दूंगा, वो है एग्जामपीडिया। वर्तमान में कुछ युवा साथी हैं हमारे, जिसमें एक नाम है साहिल सर का, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस किताब पर। वो खुद अभ्यर्थी रह चुके हैं, इस परीक्षा में कई स्तर तक पहुंच चुके हैं, तो वो जानते हैं कि डिमांड क्या है। लास्ट टाइम एक ऐसा क्वेश्चन था, वो किसी किताब में नहीं था, वो यही मिला। तो आप एमपी के लिए बिना किसी झिझक के एक ही बुक ले लीजिए, एग्जामपीडिया, ये आपका कंप्लीट करा देगी, है ना। इसके अलावा अगर हम इन सब्जेक्ट के अलावा और देखें तो एक है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में साइंस वाला पोर्शन पूछा गया है ना, विज्ञान के सिद्धांत पूछे गए हैं। इसके लिए मुझे बेस्ट किताब परीक्षा धाम लगी है। छोटी सी किताब है, कुछ 100-125 पेज की, लेकिन बनाने वालों ने बहुत मेहनत की है, कई सारी किताबों का निचोड़ है। 7 नंबर की जो यूनिट है उसमें आप साइंस जो जिसमें विज्ञान के सिद्धांत पूछे हैं, मौलिक सिद्धांत पूछे हैं, 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, दोनों के क्वेश्चन इस किताब ने कवर करवाए, आप पढ़ सकते हो। अगर यूनिट नंबर 8 की तो बात कर ही रहे थे, 8 में करंट अफेयर के अलावा स्पोर्ट्स आ जाता है। तो स्पोर्ट्स के लिए आप मंथन की किताब पढ़ सकते हो, परीक्षा मंथन अच्छी किताब है ना। उससे आपका ट्रेडिशनल कवर हो जाएगा, और जो करंट वाला है वो एमपी का एग्जामपीडिया कवर करवा देगी, और इंडिया और वर्ल्ड और एशिया का पीडी और स्पीडी कवर करवा देगी। बाकी ट्रेडिशनल के लिए मंथन बढ़िया है ना। इसके अलावा यूनिट नंबर 9 रह जाती है हमारी। यूनिट नंबर 9 के लिए मुझे पर्सनली जो टाटा मैकग्रा हिल्स की किताब है, रवि अग्रहरि साहब की, मैंने ये किताब पढ़ी है। थोड़ी सी जटिल है लेकिन अच्छी किताब है, ये कवर करा के देती है। कुछ इस किताब से कवर हो जाता है, कुछ करंट अफेयर से कवर हो जाता है। यूनिट नंबर 9 में इंटरनेट, अच्छी वेबसाइट्स भी आपकी मदद करेगी। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अगर कोई बचता है तो 2 चीजें बचती हैं, एक इकोनॉमिक्स और एक हमारा मिसलेनियस। इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स प्लस मिसलेनियस यानी कि विविध, चूंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि साल में एक ही बार प्रीलिम्स होती है, तो आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। पता नहीं इस बार इकोनॉमिक्स से ही 20 क्वेश्चन न आने हो, है ना। इसलिए इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस दोनों के लिए मैं किताब बताऊं, उससे पहले बता दूं कि इकोनॉमिक्स का बहुत सारा पोर्शन तो करंट अफेयर में ही कवर हो जाता है, जैसे बजट, जैसे कि सर्वे, जैसे कि सरकार की योजनाएं, जैसे कि सरकारी आंकड़े कवर हो जाते हैं। जो ट्रेडिशनल बचता है, मैं इसके लिए बोलूंगा कि यहाँ लूसेंट आपके काम आएगी, है ना। लूसेंट से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कम जगह ही पढ़नी चाहिए, ताकि मेंस में हम कमजोर ना हो। मिसलेनियस के लिए वन ऑफ द बेस्ट किताब लूसेंट है, और इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, वो भी जितना हमारे सिलेबस में है वो लूसेंट कवर करवा देती है। बाकी सारे विषय मैंने लगभग आपको बता दिए। इसके अलावा आप जो आपके लिए बेहतर आप समझ सकते हो, आपको लगता होगा, आप उस पर ही फोकस कीजिएगा, है ना। ये मेरी तरफ से एक आपको राय सुझाव है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की। अब आगे बढ़ते हैं हम और अगला प्रश्न लेते हैं। देखो, 9th नंबर और 10th नंबर के 2 प्रश्न हैं, लेकिन मैं पहले 10th नंबर का प्रश्न बताऊंगा, फिर 9th वाला, क्योंकि जो 9th वाला प्रश्न है, परीक्षा के अंतिम दिनों में तनाव प्रबंधन कैसे करें, ये आखिरी प्रश्न ही रखेंगे हम। अभी हम बात कर लेते हैं 10th नंबर के प्रश्न की, क्योंकि स्वयं के नोट्स बनाए या ना बनाए, इसका मिलता जुलता प्रश्न हम ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, बुक लिस्ट में देख चुके हैं और बाकी 2 प्रश्नों में देख चुके हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि हम अपने नोट्स बनाएं या ना बनाएं, तो एक लाइन में इसका उत्तर है कि भाई नोट्स तो बनाने चाहिए।
जिस व्यक्ति के पास अपने खुद के नोट्स नहीं है, ये समझ लीजिए वो एक तरीके से इस तैयारी में खुद को बेसहारा कह सकता है। किताबें कितनी भी आपके पास हों, लेकिन परीक्षा के समय जो फोबिया होता है एग्जाम का, जो स्ट्रेस होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है अगर आप सिर्फ किताबों के भरोसे हो। लेकिन अगर आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये डर थोड़ा सा कम होगा और आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। लेकिन मैं इसका उत्तर इतने एक लाइन में देने नहीं आया हूं, मैं इसकी एक आपको इसके पीछे का जो विज्ञान है मैं वो बता दूं। स्वयं के नोट्स बनाए या ना बनाए, इस प्रश्न का सबसे पहला उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया कि नोट्स हमको बनाने चाहिए, लेकिन कितने, किस रूप में और कैसे। देखिए, सबसे पहली बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हम साल में एक बार पढ़ते हैं परीक्षा के पहले, बाकी तो हम पढ़ते ही रहते हैं, है ना। पहले से भी कुछ जानते हैं, कॉलेज में एकेडमिक्स में भी कुछ पढ़कर आए, न्यूज़पेपर में भी कुछ पढ़ते हैं, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हम परिचित होते हैं। हम मूलतः बात कर रहे हैं किसकी, करंट अफेयर की। करंट अफेयर हम कितने भी अच्छे नोट्स बना लें, अगली बार अगर एग्जाम देना पड़ा, वैसे किसी को ना देना पड़े, देना पड़ा तो यथार्थवादी बात करें तो अगर देना पड़ा तो वो करंट अफेयर काम में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, वो नोट्स एक बार बनते हैं, एक बार पढ़ते हैं। इसलिए करंट अफेयर सबसे कठिन होते हैं याद करने में, क्योंकि उनका हमसे पहले से जुड़ाव नहीं होता। वो एकदम आते हैं, आसपास की घटनाएं, उनको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर पढ़ते हैं, है ना। तो मेरा आपसे ये कहना है कि करंट के नोट्स तो जरूर बनाइए, किसी के नोट्स के भरोसे मत रहिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने लॉजिक होते हैं। आप अपने लॉजिक खुद बनाइए प्रीवियस ईयर पेपर से, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर से आप अपने लॉजिक बनाइए, तय कीजिए कि आपको कितनी जरूरत है नोट्स की और कितनी नहीं है। करंट अफेयर्स के आपको नोट्स बनाने हैं अपने खुद के। स्पीडी में जो पोर्शन है उनको छोड़ दीजिए, जैसे कि नियुक्तियां एक लिस्ट बनी हुई है, सूचकांक लिस्ट बनी हुई है, जितनी लिस्ट बनी उनको छोड़ दीजिए। जो पीडी वाला पोर्शन है उससे करंट निकालिए। मैंने बताया ना, वैधानिक निर्णय एक जगह, बजट के, अब बजट तो सरकार जो जारी करती है वो दस्तावेज तो कई 100 पेज के होते हैं, सर्वेक्षण 400 पेज के होते हैं। इतना पढ़ोगे तो फिर वो रिविजन ही नहीं हो पाएगा। उनकी समरी निकालिए और एक ही पेज में बजट, एक में सर्वे, एक में एमपी का, एक में भारत का, 4 पेजों में खत्म कीजिए। ठीक है, एक बार चीज हम पढ़ लेते हैं, फिर हम उसे हाथ से लिख लेते हैं। जब हम उसे रिवीजन करते हैं तो हमें बहुत कंफर्टेबल फील आता है, महसूस होता है, क्योंकि हम उसे अपने हाथ से लिख चुके हैं और अपने ही हाथ से हमने अपने दिमाग से और क्षमताओं से तैयार किया है। सीधे किताब से आप पढ़ोगे, 4 दिन बाद पढ़कर देखिएगा, सब कहानी खत्म हो चुकी होगी। फिर आप उसी जगह आ जाओगे जहां आप 4 दिन पहले थे। और पेपर के समय ऐसा होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पहले से दिमाग अनिश्चितताओं से भरा होता है, भय और तनाव से भरा होता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। तो करंट के तो बनाने हैं। दूसरे स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स बिना नोट्स के तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए स्पोर्ट्स के नोट्स बनाने चाहिए। स्पोर्ट्स के नोट्स में चाहे वो हाल ही में हुए हो, कोई श्रृंखलाएं हो, रिकॉर्ड्स वगैरह हो और दूसरी संबंधित चीजें हो, उनको भी अगर हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो रिवीजन करने में आसानी होती है। क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स में रुचि कम होती है, लड़कियों की और कम होती है, लड़कों की भी कम होती है, और दूसरा उसे आप याद कर रहे हो, आपने कितना अच्छा याद कर लिया, आप उसी किताब से दोबारा पढ़ोगे 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, हम ही अभी तक कमजोर रहे हो इस मामले में, ऐसे सोचते हो, लेकिन फिर भी 100% आप उसे याद नहीं रख सकते। आपको ये लगेगा कि यार इसमें बहुत सी चीज नहीं है, जबकि आपके खुद के नोट्स होंगे, उनको आप देखते रहोगे तो ऐसा नहीं लगेगा। तो करेंट अफेयर और स्पोर्ट्स के तो बनाने ही बनाने हैं, ये वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है। अब बचते हैं बाकी विषय, यूनिट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10वें नंबर की हो, वगैरह वगैरह। इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो एस के पांडे जैसी मैंने भारी भरकम किताब बताई, महेश वर्णवाल, ये भी पूरी नहीं पढ़ी जा सकती। इन्हें हमारे सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग बांटना होगा। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आप कमीशंस पढ़ रहे हो, एनजीटी पढ़ रहे हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपने
मेघा से पढ़ी, पूरी पढ़ ली। लेकिन एक पेज में आप क्या करो, एक A4 साइज पेज लो, उसमें लगभग 15-16 आयोग हैं, आधे इस तरफ आधे इस तरफ लिखो। छोटे छोटे अक्षरों में उनकी स्थापना, उनकी प्रकृति, वो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, उनकी संरचना, संरचना में नियुक्ति कौन करता है, कितने लोग हैं, हटाया कैसे जाता है, आर्टिकल है तो आर्टिकल, कोई कानून है तो कोई कानून, प्रतिवेदन किसको देते हैं, उसके पहले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और महिलाएं अगर अध्यक्ष नहीं हो तो। इतनी बात एक पेज में आ जाती है, छोटे छोटे लिखो। तो आयोग पूरा पढ़ने के बाद में एक पेज में सिनॉप्सिस निकाल लो और एक पेज में पूरे क्वेश्चन लगा दो। 500, 700, 800, 1000, 2000 क्वेश्चन होंगे, उनमें से जो जो नहीं बनते एक पेज में निकाल लीजिए, 2 पेज में यूनिट 10 खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। नोट्स, और इसके पीछे एक विज्ञान ये भी है ना कि हम एक इंसान है, हम 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। 24 घंटे छोड़ी 10 घंटे भी सिर्फ पढ़ नहीं सकते, हमको लिखना ही होगा। आप कितने भी ज्यादा मोटिवेशन, मतलब मान लीजिए कितने ज्यादा मोटिवेट होकर पढ़ने बैठो, 3-4 घंटे चीजों को याद करोगे, आपका दिमाग थक जाएगा, चाय मांगेगा, आराम मांगेगा, आप सो जाओगे या पढ़ने से थोड़ा रुक जाओगे। लेकिन आप लिखते रहोगे साथ साथ में, तो याद भी होते जा रहा है दिमाग को, वो काम भी कर रहा है, आपको नींद भी नहीं आ रही है, और आप इस तरह से ज्यादा समय अपने स्टडी को दे भी पाओगे। आप देखोगे, मेरी बातों को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगले 100 दिन में हम ऐसा क्या क्या करें। आपने इतनी किताबें बता दी, इतना करंट बता दिए, तो भाई जो कर लेगा वो पास हो जाएगा। क्योंकि आयोग को भी 200, 300, 427 लोग ही चाहिए, सब तो चाहिए नहीं है ना। 427 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इन किताबों को पढ़ भी लेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे, करंट भी पढ़ लेंगे, और तो और इनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है वो कर भी लेंगे। और आप भी करोगे, मैं तो आप ही को मान के चल रहा हूँ जो आप मुझे देख रहे हो। तो इतना आपको करना है, सेल्फ नोट्स बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, जहां सिनॉप्सिस से काम चल सकता है सिनॉप्सिस बनाइए, जहां लगता है कि नहीं पूरा टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये नहीं लिखना है कि वो नगरीय सभ्यता इसलिए थी, उसके 5 कारण है, अभी वो मत छोड़िए। वो नगरीय सभ्यता थी, वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, उसकी खोज इन्होंने की, उसके सारे लाइन से जितने शहर मिले हैं वो शहरों के नाम, उनके खोजकर्ता के नाम, वो किस नदी के किनारे था, वहां से क्या क्या मिला, और कोई विशेष बात हो तो, इससे आपका हो जाएगा, एक पेज में हो जाएगा। अगर कोई ये पढ़े कि वहां राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो निश्चित तौर पर मेन सारा है, वहां काम आएंगी वो चीजें, लेकिन अभी फैक्चुअल पे ज्यादा काम करना है। इसलिए सेल्फ नोट्स बनाने हैं, करंट और स्पोर्ट्स के आपको बनाने ही बनाने हैं, और करंट अफेयर पर भी आपको फोकस करना है, करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं, ताकि स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, इन तीनों को मिलाकर आपका बेस मजबूत होगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, और बाकी सब्जेक्ट के कहीं पर नोट्स बनाएंगे, कहीं पर बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कि मैंने बताया, मेगा सीरीज से आप अगर आयोग पढ़ रहे हो तो पूरे आयोग लिख दोगे तो आप एक दूसरी सीरीज छाप दोगे, वो नहीं करना है, पूरी पढ़ लीजिए, एक पेज में सिनॉप्सिस निकाल लीजिए और एक पेज पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 था, इसे पहले करना था लेकिन वो ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, परीक्षा के अंतिम दिनों में तनाव प्रबंधन एवं रिवीजन कैसे करें। मेरे हिसाब से ये प्रश्न सबका क्वेश्चन होगा, कोई चाहे पहली बार प्रीलिम्स दे रहा हो, चाहे कोई 2 बार प्रीलिम्स पास करने के बाद तीसरी बार दे रहा हो, या कोई पहले प्रीलिम्स पास ना कर चुका हो और फिर से कोशिश कर रहा हो, सभी प्रकार के लोग परीक्षा के समय में परेशानी में तो आ ही जाते हैं। क्योंकि ये परीक्षा ऐसी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हो, पेपर को देखते हो, 15 मिनट में क्लियर हो जाता है आपका क्या होने वाला है, रिजल्ट इंस्टेंट आता है। मेंस में तो ये है कि आप क्या कहोगे, आपके पेपर अच्छे गए बुरे गए इसका कोई पैमाना नहीं है। यहाँ तो 100 क्वेश्चन में आपने देख लिया, ये 40 तो ऐसे हैं जो मैंने देखे ही नहीं थे, खेल खत्म। ये आपने देखा, और 70-72 क्वेश्चन तो ऐसे जो अपने दाएं हाथ के बाएं हाथ के, बाकी आप लॉजिक से बना लोगे कुछ, भगवान भी आपकी मदद करेगा इतनी मेहनत करोगे तो इंस्टेंट रिजल्ट जब किसी चीज का आता है तो तकलीफें थोड़ी सी बढ़ने वाली बात होती है एग्जाम के जस्ट पहले। वो यहाँ पर भी है, एग्जाम का डर, स्ट्रेस, है ना, और क्या होगा नहीं होगा की स्थिति।
तो अगर मैं इस प्रश्न का आपसे उत्तर दूं कि परीक्षा के अंतिम दिनों में तनाव प्रबंधन कैसे करें, तो पहली बात तो आप ये देखिए कि तनाव है किस चीज का, तनाव की वजह क्या क्या हो सकती है। जो तनाव है इसकी क्या क्या वजह हो सकती है। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली हो, है ना, आपने इतनी पढ़ाई कर ली हो कि आपको लगता है कि यार अब इतना पढ़ तो लिया है, अब इसको समेटे कैसे, इसका रिवीजन कैसे करें। एक कारण ये हो सकता है ना। एक स्थिति ये हो सकती है कि आप ख्वाली पुलाव खाते रहे हो, ये मान के चल रहे हो कि सब अच्छा होगा अच्छा होगा, सोचते ज्यादा रहे हो लेकिन पढ़ाई कम की हो। अब सोच रहे हो तो आपने मतलब कुछ सपने बुन लिए होंगे, जब हम सपने बुन लेते हैं, मेहनत कम करते हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आना, तनाव आना स्वाभाविक है ना। तो ज्यादा पढ़ लेना भी एक प्रकार से दिक्कत देता है क्योंकि रिवीजन की दिक्कत है, और कम पढ़ लेना तो दिक्कत वाली बात है ही। एक वजह ये भी हो सकती है कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हो कि यार उसकी उतनी तैयारी है, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। ये तनाव का कारण हो सकता है। और एक हो सकता है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके प्रॉपर नंबर ना आ रहे हो, है ना। किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा भी था टेस्ट वाला, इस पर हम चर्चा कर लेंगे अभी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उसे कैसे बढ़ाएं, इस पर हम चर्चा कर लेंगे अभी। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये 4 कारण हो गए। एक तो दूसरों को देखना, एक टेस्ट में नंबर आपकी जो महत्वाकांक्षा है उस अनुरूप ना आना, इसके अलावा कम पढ़ना या बहुत ज्यादा पढ़ना। सवाल ये आता है कि क्या वाकई में तनाव लेना चाहिए। तो ये बात आप याद रखिएगा कि तनाव लेने से समय खराब ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए तनाव लेने से बढ़िया है कि आप ये सोचो कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब क्या बेहतर किया जाए। और ये मैं अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जब एग्जाम के आसपास आएंगी, हो सकता है आपकी ये वीडियो आपको एक बार फिर देखनी पड़े मेरी, है ना। तनाव से अगर हमको बचना है, वो भी एग्जाम के टाइम में, तो मैं 3-4 सलाह दूंगा जो मैं खुद पर लागू करता हूं। मैंने यहाँ सब वो बातें बताई हैं जो खुद पर लागू की है, इसलिए आप इसमें एक तत्व है भरोसा, वो रख सकते हो, है ना। कि तनाव से हम कैसे बच सकते हैं। तनाव से बचने के लिए मैंने जो कदम उठाए वो ये थे। एक तो खुद पर विश्वास, या मैं इसे आत्मविश्वास भी बोल सकता हूं। मैंने बार बार खुद को ये यकीन दिलाया है परीक्षाओं में, स्पेशली जब जब शुरुआती दौर थी तैयारी का, कि भाई हम बेटर कर रहे हैं, हम उन लोगों से अच्छा कर रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ ख्वाली पुलाव खाते हैं, जो मेहनत से डरते हैं, जो सिर्फ सपनों में जी रहे हैं कि सब अच्छा हो जाएगा। हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं, हम मेहनत करते हैं, कई घंटे पढ़ते हैं, टेस्ट भी देते हैं, और हमारी स्थिति उतनी खराब भी नहीं है। अब होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में, हम अभी भी मेहनत कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास जितना ज्यादा होगा तनाव उतना कम होगा, जितना ज्यादा मोटिवेशन उतना कम तनाव, स्ट्रेस, और जितना ज्यादा तनाव उतना मोटिवेशन आपका कम होते जाएगा। जो हमारे फायदे की चीजें वो ये है, एक तो ये। दूसरा जो मैंने तरीका अपनाया वो ये है कि मैंने दूसरों से कभी खुद की तुलना नहीं की। क्योंकि अगर हम दूसरों से कुछ मामलों में कमजोर हैं तो हम दूसरों से कई मामलों में बहुत अच्छे भी हैं। ये अलग बात है कि आप उसे किस भाव से, किस नजरिए से देखते। अपनी तारीफ तो हम कर ही सकते हैं ना, और मेहनत करके कर रहे हो तो फिर और ही अच्छी बात है। तो हम दूसरों से तुलना इसलिए कर रहे हैं कि यार उसके इतने नंबर आ गए, उसने इतनी किताबें पढ़ डाली। हो सकता है कि वो सब चीजें खोखली हो, ऊपरी दिखावटी हो। आप भले ही थोड़े से कम नंबर, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गए हो, आपने शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा हो, किताबें आपने भी अच्छी पढ़ी हो, लेकिन हो सकता है कि उतनी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन आपका बेस मजबूत हो, आप अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी के पढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है कि क्वेश्चन बाहर भाग ही नहीं सकता। इसलिए दूसरों से तुलना करोगे तो निश्चित तौर पर 2 चीजें होंगी। या तो आपको कमजोर व्यक्ति मिलेगा तो आप हवा में उड़ोगे, वो भी स्थिति खराब है, नीचे गिर जाओगे। या थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इस व्यक्ति की ज्यादा तैयारी है, तो हो सकता है आपको नेगेटिविटी आए, स्ट्रेस भी आए। तो आपको तुलना नहीं करना है। मैंने तमाम लोग देखे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, शेख ही बगाड़ते थे, कुछ नहीं कर पाए,
वही है जहां शुरुआत में थे, है ना। इसलिए हम बेस्ट हैं, ये बात हमको मानना पड़ेगी। और बेस्ट हम खुद को कब बोल पाएंगे, जब हमारी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करे कि नहीं आप वाकई में बेस्ट हो, आपने जो किया है वो अच्छा किया है, परिणाम जो भी रहे हो आपने अपने स्तर पे ठीक किया है। तो एक तुलना नहीं करनी है, एक आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। तीसरा बिंदु, जो परीक्षा का डर होता है, इस डर को बोलते हैं होगा या ना होगा, होगा या नहीं होगा। ये सबसे खतरनाक होता है। ये बात मन में आ गई कि यार मेरा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो बड़ी खतरनाक है। हाँ ठीक है, आप ये बात सोच सकते हो, कभी कभार दिन में बात आ जाती है कि नहीं होगा तो क्या हो गया, हो गया तो फिर मैं मेंस तैयारी कैसे करूंगा। लेकिन आप दिन भर यही सोच रहे हो होगा या नहीं होगा, तो ये गलत है। इस डर को आपको बाहर निकलना होगा। और इस डर से बाहर निकलने का सबसे अच्छी तरीका क्या है, जिसको बोलते हैं फल की चिंता ना करना। भगवान कृष्ण ने कहा है मेरे इष्ट देव हैं, आप भी उन्हें विश्वास कर सकते हो, करते होगे भी, है ना। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर फल की चिंता करोगे तो परेशान होगे, ज्यादा मत सोचो, जो होगा सो होगा, आप मेहनत करते रहिए। जब नहीं सोचते तो चीजें आपकी आशा से अच्छी होती, जब सोचते रहते हो तो या तो चीज आपकी आशा के अनुरूप हो नहीं पाती, और दूसरा नहीं हो पाती तो तकलीफ ज्यादा देती है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे सपने बुन लिए थे। जो मेहनत करता है उसका होता है। मैंने ये अपने खुद से और अपने दोस्तों से जिनका हुआ है उनके अनुभव से देखा है कि मेहनती लोगों की चीज नहीं रुकती। लेकिन उनमें अच्छी बात यह है कि वो फल की चिंता भी नहीं करते, वो पढ़ते हैं, परीक्षा दे के आते हैं, बढ़िया पास हो जाते हैं, मेंस भी लिखते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो फल की चिंता नहीं करनी है, और फल की चिंता नहीं करोगे तो ये डर अपने आप खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। आप कहोगे होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा और अच्छी बात है, और मेहनत करेंगे, है ना। तो ये आपको 4 बिंदु याद रखने हैं, परीक्षा के समय बहुत काम आएंगे। और आप इसे बहुत बड़ी बड़ी या सेकी भगाड़ने वाली बात मत बोलना, ये एक स्टूडेंट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन चीजों के पालन करने से समस्याओं का हल होता है। करके देखिएगा, कर वही पाएगा जो वाकई में इन चीजों में भरोसा कर सकेगा, और जो वाकई में अपनी तैयारियों के दौरान इस चीजों से गुजरा होगा, तो आप आराम से इनका प्रयोग कर पाओगे। अब बात आती है रिवीजन की। एक प्रश्न हमारा क्या लिखा है रिवीजन वाला, कि हम लोग रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के बारे में मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, 3-4 बिंदु के बारे में बात करूंगा, ताकि हमारी वीडियो भी बहुत लंबी ना हो, आप इसे ठीक तरीके से देख पाओ। एक तो ये कि प्रीलिम्स की परीक्षा का मतलब ही है रिवीजन। जिसका जितना ज्यादा रिवीजन है उसके उतनी अच्छी तैयारी है, उसके उतने अच्छे मार्क्स हैं, उसकी उतनी अच्छी सफलता की दर है। इसलिए रिवीजन, अगर आप आज कुछ लिख रहे हो तो सुबह उठ के रिवीजन कीजिए। अपने दिन को बांट लीजिए कई हिस्सों में। उसमें ये एक्सक्यूज मत दीजिए कि यार मुझे ये भी करना है वो भी करना है। देखो सबके पास 24 ही घंटे हैं। कई कई ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो नौकरी के साथ पढ़ते हैं, पास भी हो जाते हैं। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आपके पास 24 घंटे हैं, तो आप पहले ही खुशकिस्मत हो इस मामले में, है ना। तो सुबह उठिए, कठिन कठिन चीजें पढ़िए, जैसे कि सुबह उठ के करंट अफेयर पढ़ लिया 1 घंटे, पूरे सारे समिट्स पढ़ डाले, समितियां जो नई नई बनी है वो पढ़ डाली, प्रमुख जो सैन्य अभ्यास हुए हैं वो पढ़ डाले आपने, सूचकांक पढ़ लिए, जो डेटाबेस है, बजट पढ़ लिया, सर्वे पढ़ लिया। डेली पहले तय कर लो, सोते समय तय कर लो। नाश्ता वास्ता करके आप अपने वो विषय ले लीजिए जो थोड़े से आपको टफ लगते हैं, उन विषयों को 12 बजे तक खत्म कर लीजिए। फिर टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट डेली एक देना ही देना है ना। टेस्ट पर मैं आने वाला भी हूं। फिर थोड़ा आराम करके फिर 2 विषय ले लीजिए। शाम को थोड़ा आधे घंटे घूम कर, वॉक करके, म्यूजिक सुनकर, पार्क में टहलने के बाद में फिर आ जाइए अपने 2-3 विषयों पर। सोते समय कोई एक विषय निपटाइए। इसमें मैं कोई नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये आपकी अपनी क्षमता है। किसी का साइंस अच्छा है तो किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का साइंस कमजोर है तो किसी का पॉलिटी कमजोर है। आप खुद तय कीजिए कि दिमाग आपका सबसे तेज कब चलता है, सबसे कमजोर कब चलता है। दिन भर में अपने समय को आप 3 हिस्सों में बांटिए। एक में नया पढ़ना, एक में रिवीजन करना, और एक में टेस्ट देना, टेस्ट का एनालिसिस करना। प्रीलिम्स की ये स्ट्रेटजी होती है। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे कुछ नया पढ़िए, क्योंकि सिलेबस तो पेपर के दिन तक पूरा नहीं हो पाता, ये भी फैक्ट है ना। और
4 घंटे रिवीजन कीजिए, 4-4, 5-5 विषय डेली कीजिए, करंट अफेयर स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, और क्या बोलते हैं बाकी के जो समय है उसमें टेस्ट दीजिए। टेस्ट का एनालिसिस और नंबर कैसे बनाए मैं भी बता दूं, ये वाला प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। देखिए मैंने आपको उस दिन ही बोला था सबसे बड़ा रोल टेस्ट का ही है। 100 क्वेश्चन अगर आप टेस्ट के दे रहे हो तो मतलब 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट लगा रहे हो और आपके 60-70 सही हो रहे हैं अभी 100 दिन पहले, तो कोई मैं इसमें बुरी बात नहीं मानूंगा। 60 भी है तो ठीक है, हमको 60 से 80 तक ही तो पहुंचना है, 60 तक तो हम आ ही चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए, वो टॉपिक निकालिए जो आपने नहीं पढ़े थे, उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। इसके अलावा जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो खुद ये तय सोचे कि उसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है। आपने ऑब्जेक्टिव लगाए, आप टेस्ट देने जा रहे हो या टेस्ट लगा रहे हो, आपने ऑब्जेक्टिव लगाई नहीं है, अरे वो टॉपिक जो आने वाला है या तो एफएलटी होगा फुल लेंथ या कोई टॉपिक वाइज होगा, आपको ऑब्जेक्टिव तो लगाने हैं। मैंने यहाँ पर एक बिंदु आपको बताना भूल गया हूं, मैं यहाँ पर ये बता दूं, जो हमारी बुक लिस्ट थी इसमें आपको टेस्ट के लिए घटना चक्र का विशेष यूज करना है। टेस्ट से पहले जो एमसीक्यूज लगाते हैं, इन एमसीक्यूज के लिए जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, घटना चक्र भी इलाहाबाद पब्लिकेशन की आती हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, एनवायरनमेंट की, ये 4 तो विशेषता आप लगा ही लीजिएगा। इन 4 किताबों को जब आप इन 4 घटना चक्र को जब आप सॉल्व कर लोगे, आपके बहुत सारे उत्तर क्लियर हो जाएंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी पीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको लगेगा यार कितना सरल क्वेश्चन पूछा है, फिर आप देखोगे कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है। हर एग्जाम में एक लेवल होता है, कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं, तो आपको एक आइडिया ही मिलेगा। अगर आप एमसीक्यूज लगा रहे हो तो 3 काम आपको करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि जो एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं उनको इकट्ठे करते जाइए। मेरे हिसाब से यही है कि जैसे टेस्ट के हम इकट्ठे करते आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी इकट्ठे करते जाइए। गलत गलत एमसीक्यूज भी 2-5 हजार हो जाएंगे, आखिरी में 2 दिन में पढ़े 2 घंटे में पलटने होते हैं सब उनको। एक बार हम गलत कर चुके हैं, एक बार लिख चुके हैं, एक बार और पढ़ लेंगे पेपर के समय, दोबारा उस बुक पे नहीं पहुंच पाएंगे पेपर के समय, इतना लोड होता है। लेकिन हम उस कॉपी में पहुंच जाएंगे जहां हमने एमसीक्यूज लिखे होंगे। एक ही कॉपी में टेस्ट के उत्तर गलत वाले और एमसीक्यूज, और एक तरफ टॉपिक लिखिए। एमसीक्यूज से कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, उनको तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एमसीक्यू मिलता है कि माफ कीजिएगा, चिपको आंदोलन कब हुआ था, आपने मान लो ठीक कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार और भी तो आंदोलन हुए होंगे, तो एक लिस्ट बनाइए भारत में हुए पर्यावरण संबंधी आंदोलन, फिर चाहे चिपको हो, चाहे पिको हो, है ना, चाहे वो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन हो या नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, सारे एक लिस्ट में आ जाएंगे। आप इस तरीके से काम करोगे, आपके टेस्ट में नंबर अपने आप इंक्रीज होने लगेंगे। एमसीक्यूज हर विषय के पढ़ने हैं, हर किताबों में जो प्रीलिम्स बेस्ड होती है उनमें एमसीक्यूज होते हैं, कुछ किताबें मार्केट में आती हैं, जैसे मैंने आपको घटना चक्र बताई। इन सब का प्रयोग करके आप अपने नंबर को, अपने जो स्टडी है उसको बेहतर बना पाओगे, और जो आप टारगेट लेके चल रहे हो 80 नंबर का, आप आसानी से अचीव कर लोगे। तो मेरी बात लगभग आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर मैं इस वीडियो के समापन की ओर बढ़ूं तो मैं अपनी बातों को 4-5 बिंदु में कंक्लूड करना चाहूंगा, यही कि हमने जो 10 क्वेश्चंस 2 वीडियोस में पूरे किए हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। एक तो ये कि हमें प्रीलिम्स और मेंस में अंतर करने की जगह उनमें सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जहां तक संभव हो, जिन विषयों में संभव हो। हमें बहुत हद तक संभव हो तो अपने खुद के नोट्स बना लेने चाहिए जहां जरूरत हो, क्योंकि एग्जाम के समय वही काम आते हैं। हमारे पास अच्छी बुक्स हो जिनमें एरर कम हो और जिनसे क्वेश्चंस आते हो। हम डेली एक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, और ना केवल लगा रहे हैं बल्कि उसके एमसीक्यूज जो मतलब उसके साथ एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं, और दोनों के गलत होने वाले क्वेश्चंस को उनके भरोसे या भगवान भरोसे न छोड़कर अपनी एक कॉपी में इकट्ठे करते जा रहे हैं, ताकि हमारे पास एक डेटा बनते जा रहा है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का, जो पेपर के समय काम आएगा। हम करंट अफेयर्स के लिए अच्छी किताबों से खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बार बार दोहरा रहे हो। साथ साथ इसके अलावा
हम खुद को मोटिवेट रखने के लिए और परीक्षा के समय जो स्ट्रेस जैसी समस्या होती है उससे बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार रख रहे हो, इन सब बिंदुओं पर हम काम करेंगे। और उसके अलावा आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका ईश्वर के प्रति आस्था, उसमें विश्वास, और आपकी जो टीम वर्क की भावना होती है, आपकी जो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, साथ मिलकर पढ़ने की क्षमता है, वो सब आपको निश्चित तौर पर प्रीलिम्स में अच्छे अंक दिलाएगी और आप बहुत उत्साह के साथ पेपर देकर आएंगे। न केवल इस परिप्रेक्ष्य में कि आप उतना स्कोर कर पाए जितना आपने टारगेट बनाया था, बल्कि इस परिप्रेक्ष्य में भी कि अब आप निश्चिंत होकर, कोई भी फॉर्मूले पर रिजल्ट आए, कितना भी कट ऑफ जाए, मैं अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार हूं और मुझे और मेरी मुख्य परीक्षा को एक ही दिशा में आगे बढ़ना है, बिना ये सोचे कि प्रीलिम्स में अंक कितने आएंगे, क्योंकि जितने अंक आने चाहिए उतने के लिए आप काम कर चुके हो। तो इस स्ट्रेटजी का आप पालन करें। ये कोई बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी है। आप अपने इनपुट्स जोड़ें, आप अपने मन की भी सुने और जो बेहतर संभावित हो सकता है वो करें, ताकि आपको इस परीक्षा में सफलता मिले। मेरी यही आशा है, दुआएं और शुभकामनाएं कि आप सब सफल हो और मेंस में बहुत अच्छा प्रयास करो और अंततः जिस पोस्ट को आप प्राप्त करना चाहते हो पोस्ट प्राप्त करो, अपने परिवार, अपने देश, समाज और अपने लिए सबसे बेहतर प्राप्त कर सको। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो पहले वीडियो में प्रेम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही।